topic for today is very relevant. The topic is women health, a holistic perspective. ये टॉपिक क्यों आज रेलेवेंट है इसकी हम पहले बात करेंगे. देखिए, भगवान ने हमें ये और मशीन दी है, ये मशीन जो कि फ्लॉलेसली डिजाइंड थी, सुपर सिंक्रोनाइज्ड की तरह. इसको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम, विद टेक्नोलॉजी, हमने बहुत सारी और मशीन्स बनाई. और धीरे धीरे हम जब वो मशीन्स बनाते गए, तो हम उन मशीन्स को पहले खुद ऑपरेट करते थे, और अब टाइम आ गया है जब सब आसपास की सभी चीज़ें ऑटोमेटिक है. नाउ एवरीथिंग कम्स विद सम सम कॉस्ट. हमने अपने आसपास की सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक करने में ये जो मशीन ऑटोमेशन मोड पे बाय डिफ़ॉल्ट बनी थी, इसके ऑटोमेशन को हमने गड़बड़ कर दिया है. इसका क्या मतलब है कि इसे अब हर प्रोसेस पे हेल्प चाहिए होती है. जैसे कि पहले आप लोगों ने कभी, शायद ही आपकी ग्रैंडमदर्स ने या आप उनसे पहले वाली जनरेशन ने कभी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई होगी. या आप लोग अपनी मदर्स से भी अगर पूछेंगे, और वी आर मिक्स्ड एज, बट जो 30 प्लस लोग हैं वो अगर अपनी मदर से पूछेंगे तो उन लोगों ने प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी तक नहीं कराई है. दे हैव विजिटेड डॉक्टर्स, क्योंकि हम ग्रेजुअली वी हैव कम अक्रॉस, देर इज अ लॉट ऑफ चेंज. कहाँ ग्रैंड मदर्स हॉस्पिटल भी नहीं गए हैं, मदर्स ने सोनोग्राफी नहीं कराई है, एंड वी आर एट अ पॉइंट दैट हमें हमें हर एक ट्रांजिशन में हेल्प चाहिए. Now, to understand this, this journey, I am going to tell you a story. ये स्टोरी है एक फीटस की. फीटस यानी होता है भ्रूण. जो वूम्ब में बच्चा है, माँ के गर्भ में जो बच्चा है, उसकी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ. ये जो एक आप लोगों को थोड़ा सा मैं फिजियोलॉजी भी बताऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो थोड़ा तो मैं आपको बताने वाली हूँ. क्या होता है, प्रेगनेंसी कैसे अचीव होती है. एक एक स्पर्म आता है और एक एग रिलीज होता है ओवरी से. जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो बनता है एम्ब्रियो. नाउ आई विल नॉट यूज टू मच टेक्निकल टर्म्स. नाउ दिस इज हाउ द बेबी डेवलप्स. अब ये बेबी जब डेवलप होता है, तो ये पूरी तरह इसका जो इन्वायरमेंट है वो है इसकी माँ. आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत सुना हो, एक होता है जेनेटिक्स, एक होता है एपीजेनेटिक्स. जेनेटिक्स होता है जो क्रोमोसोम्स डिफाइन करते हैं, मतलब जो माँ और पिता से बच्चे को आता है. एपीजेनेटिक्स होता है कि इस चीज को इन्वायरमेंट कैसे डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एपीजेनेटिक्स. तो पहली जो एक्सपोजर है वो तो जेनेटिक है, और फिर आता है एपीजेनेटिक्स. नाउ एक इसका डिफाइन हुआ कि ये एक फीमेल फीटस थी. अब ये फीमेल फीटस अपने माँ के गर्भ में बड़ी खुशी खुशी रह रही थी. फिर इसके जो हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं डेवलपमेंट के लिए, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी महसूस होने लगी इसको. क्यों होने लगी? बिकॉज इसकी मदर को थोड़ा सा स्ट्रेस था, थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस, थोड़ा सा फैमिली स्ट्रेस, ऐसे थोड़ा थोड़ा था. अब आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, वो बाय बर्थ ही फिक्स्ड होता है. इसका मतलब है जो कि फीमेल में कितने एग्स हैं, एग्स वो चीज होती है जो कि आगे जाके बच्चा बनाती है. तो ये एग्स का नंबर हमेशा से फिक्स्ड होता है. एग्स का नंबर, एग्स की क्वालिटी. इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, आपने सुना होगा कि जैसे पीरियड्स माँ को आते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसे ही पैटर्न डॉटर को फॉलो होता है. और जिस एज में मदर को मीनोपॉज आता है, ऑलमोस्ट आसपास वही एज में डॉटर को मीनोपॉज आता है. तो ये, दिस इज अ वेरी इंटरकनेक्टेड सिस्टम. And not just physical health, I am talking about all the five aspects of health, be it physical, mental, emotional, social, or spiritual. Mother and the child are very, very intertwined. Now, iska reproductive potential तय हो गया, the number and quality of eggs are fixed. Now it grows and grows. थोड़ी बहुत स्ट्रेस, थोड़ी बहुत अनवांटेड सर्कमस्टांसेस इस वूम ने फेस किए, बट समहाउ इट केम आउट वेल.
ये अच्छी तरह से बाहर आ गई। नाउ जैसे जैसे इसका चाइल्डहुड में ये आई, वैसे वैसे ये बड़ा इंजॉय करने लगी। अब आजकल इंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है कि आराम से इसने, बच्ची थी छोटी और आप लोगों ने भी, इट इज अ वेरी कॉमन साइट कि वो थोड़ा थोड़ा बहुत मोबाइल देख लेती थी, थोड़ा बहुत टीवी थे खेल खेल लेती, टीवी देख लेती थी, और कभी जंक खा लेती थी। क्योंकि आप देखो इतने आजकल छोटे-छोटे बच्चों की भी इतनी बर्थडे पार्टीज़, इतना बाहर जाना रहता है। और पहले का समय था कि सभी लोग 8 बजे या सनसेट के ऑलमोस्ट फॉलो करते हुए सो जाते थे। लेकिन आजकल बच्चे भी 10-10 बजे तक नहीं सोते। तो इसका चाइल्डहुड इस तरह से चल रहा था। अब ये पढ़ती ज़्यादा थी, खेलती कम थी। फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ये थोड़ी-सी ओबीज़ हो गई। ओबीज यानी इसका हल्का सा वेट गेन हो गया, ये थोड़ी मोटी हो गई। बच्ची थी, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलता है, वो सब कंटिन्यू रहा। इसको पिज्जा, बर्गर, केक, पेस्ट्री ये सब खूब अच्छे लगते थे। बचपन में सभी को अच्छे लगते हैं, ये एक नॉर्म बना दिया गया है कि बचपन में तो खाते ही हैं सब लोग, तो ये भी खाती थी। अब इसका वेट गेन हो गया, ये थोड़ा स्कूल जाने लगी, बड़ी हुई, ये अभी 8.5 साल की हुई थी कि इसको पीरियड्स आने लग गए, जो इसको बोलते हैं प्यूबर्टी, और टेक्निकली मिनार्की। मिनार्की यानी पीरियड स्टार्ट होना। इसको पीरियड 8.5 साल पे स्टार्ट हो गए। ये एक एज पहले के टाइम पे होती थी 11 to 12। इनफैक्ट मैंने भी जब एमबीबीएस किया तो इसकी एज 8 to 12 तक की रेंज थी, और हमें ऐसा बताया जाता था कि इसकी मीडियन एज इज 11। नाउ दैट एज हैज शिफ्टेड। ये गर्ल्स आर फेसिंग एन अर्ली मिनार्की। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें एक ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है, इसमें इसके पास एक पीनियल ग्लैंड होता है। वो पीनियल ग्लैंड जो है लाइट से एक्टिवेट होता है। जितना हम सोते हैं तो ये मेलाटोनिन रिलीज करता है, जो कि सेक्स हॉर्मोन्स को डाउन करता है, यानी उनको वर्क नहीं करने देता। अब इतना ज्यादा लाइट एक्सपोजर, चाहे वो टीवी की चेंजिंग लाइट्स हो, वो मूवी हॉल्स हो, वो मोबाइल की लाइट हो, एनी सॉर्ट ऑफ लाइट, इवन आप नॉर्मल लाइट में भी इफ यू आर कीपिंग योर बेबी फॉर लॉन्ग, तो उसका पीनियल ग्लैंड स्टार्ट्स गेटिंग एक्टिवेटेड, और उसको मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है। तो इस बच्ची को जल्दी से पीरियड्स आ गए। अब ये प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, ना तो मेंटली ना फिजिकली। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी इसे नहीं पता था, इसको साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस भी नहीं थी। और प्यूबर्टी के साथ में क्या होता है, आप लोग को ने ये सुना ही होगा कि हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। वो क्यों होती है? अपन ऐसे बोलते हैं कि हाइट तब तक ही बढ़ेगी जब तक प्यूबर्टी नहीं आती। प्यूबर्टी इज दैट एज व्हेन अ गर्ल बिकम्स अ वुमन, दैट ट्रांजिशन व्हेन अ गर्ल बिकम्स अ वुमन। नाउ इसमें क्या होता है, जो बोन्स में ग्रोथ का एरिया होता है एपिफाइसिस, वो क्लोज हो जाता है जैसे ही बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, जिनको कि सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, वो आते हैं, वैसे वो एपिफाइसिस को क्लोज कर देते हैं। तो अब ये बच्ची जो ओबीस तो थी ही, इसकी हाइट भी छोटी रह गई, क्योंकि अर्ली क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस हो गया। नाउ इसको, दिस इज वन एज जब थोड़ी सी बॉडी शेमिंग वाली भी ये एज होती है, वो अपने अवेयर होने लगी अपनी बॉडी इमेज को लेके। तो कम हाइट, ओबीज, ये इसको साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट करने लग गया। इसको लगा मैं अब अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं बहुत अलग दिखती हूँ अपने आसपास के लोगों से। तो ये और घर में रहने लग गई, और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम जो थी बॉडी में सिंस द वूम, गोइंग थ्रू द चाइल्डहुड, प्यूबर्टी में इसकी और ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। अब इसको जो प्रिकॉशियस, इसको बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जो कि समय से पहले आ जाती है। इस प्रॉब्लम की वजह से इसके अंदर ही ये रहने लग गई, और ओबीज होती गई। अब इसके हार्मोन्स पूरे डिस्टर्ब हो गए। अब इसको पीरियड्स रेगुलर आते ही नहीं थे। शुरुआत में जब पीरियड्स बच्चों को स्टार्ट होते हैं या लड़कियों को स्टार्ट होते हैं, तो वो इरेग्युलर होते ही हैं। इनिशियल 1 ईयर तक अगर वो इरेग्युलर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको और इरेग्युलर होने लगे। शी वॉज इन टू द टीन एज, लेकिन पीरियड्स फिर भी रेगुलर नहीं हुए। नाउ
प्रिवेंशन का तो सोचा नहीं था. शी वॉज टेकन टू द डॉक्टर. डॉक्टर ने इसके कुछ ब्लड टेस्ट कराए और उस टेस्ट में आया पीसीओएस. पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इसमें जो ये जानने के लिए, पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन टर्म है. इट इज नथिंग न्यू. कोई भी एज ग्रुप, वो किसी भी सिटी, किसी भी विलेज, कहीं से भी हो, पीसीओएस ने हर जगह अपने पैर जमा रखे हैं. नाउ ये क्या होता है पीसीओएस? यूजुअली ये ओवरी में एवरी मंथ कुछ 10-15 एग्स का कोहॉर्ट सिलेक्ट होता है. ये एग में से, इतने सारे एग्स में से कोई एक मैच्योर होता है, मतलब बड़ा होता है, और वो एक बड़ा होके फूटता है, रप्चर होता है. ये एक रप्चर होता है. इट वेट्स फॉर द स्पर्म टू कम, जिससे कि ये फर्टिलाइज हो जाए. अब ये फर्टिलाइज अगर नहीं होता है तो ये यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वो शेड होती है. इसके शेडिंग को ही बोलते हैं पीरियड्स या फिर मेंसेस. तो इस बच्ची, पीसीओएस में क्या होता है कि कोई भी एग मैच्योर हो ही नहीं पाता. क्यों? इसका कारण क्या है? बॉडी में जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं वो तो हो जाते हैं कम, और जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं. मेल हॉर्मोन्स है एंड्रोजन्स और फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. ये हार्मोन हो जाते हैं कम और मेल हार्मोन हो जाते हैं ज्यादा. ऐसी सिचुएशन में इरेग्युलर पीरियड्स, इरेग्युलर फ्लो के साथ साथ और जो प्रॉब्लम्स बच्ची फेस कर रही है वो होते हैं एक्ने. क्योंकि एंड्रोजन्स बढ़ रहे हैं, मेल हॉर्मोन्स बढ़ रहे हैं, इसके कारण बच्चे, बेबी, लड़की को अभी एक्ने होने लग जाते हैं. एक्ने के साथ साथ एलोपेशिया यानी हेयर फॉल होने लगता है. एक और चीज जो होती है वो होती है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, मतलब जहां मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, यानी कि अपर लिप्स, नेक, यहाँ पे हेयर आना उसको शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में मेल हॉर्मोन्स बढ़ गए हैं. इसी के साथ साथ और क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ता है, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो बढ़ जाता है. और इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स को बराबर रखता है और बाकी सारी बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है, वो भी अच्छे से अपना एक्शन नहीं करता. इसके कारण ये जो पीसीओएस पेशेंट्स होते हैं, ये प्रोन हो जाते हैं डायबिटिक होने के. चाहे ये लाइफ में आगे जाके डायबिटिक हो या फिर प्रेगनेंसी में इनको डायबिटीज डेवलप हो, ये दोनों ही चीजों के लिए इनको रिस्क बढ़ जाती है. अब क्योंकि इनको एवरी मंथ पीरियड आ ही नहीं रहे हैं, तो वो जो लाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर की, वो बहुत थिक होती जाती है. अब ये लाइनिंग थिक होती है तो इसमें कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. तो पीसीओएस यूजुअली लोग समझते हैं कि खाली इरेग्युलर पीरियड्स और थोड़े बहुत इधर उधर हेयर आ गई, ये पीसीओएस होता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं. ये एक इनफर्टिलिटी का भी कॉज है. वेल, कमिंग बैक टू द स्टोरी. अब ये लड़की को पीसीओएस डेवलप हो गया, इसके पीरियड्स इरेगुलर है, इसकी अपीयरेंस इसके हिसाब से ठीक नहीं है. इसके बाद अब ये स्ट्रेस आ गया है कि मैं लगती दिख कैसी रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे मैं कैसी दिख रही हूँ. अब यही टाइम था जब उसकी पढ़ाई में 10th-12th बोर्ड्स आने थे, तो पढ़ाई का भी एक स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो गया. तो बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बॉडी, अपनी ह्यूमन बॉडी के पास में क्या होता है, एक सेल्फ हीलिंग का मैकेनिज्म है. पर वो सेल्फ हीलिंग कब होती है? जब हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं. रिलैक्स्ड मोड में ही सेल्फ हीलिंग होती है. ये लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि यही कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का, कि जब हम हमारे पेट को आराम देंगे, हमारे जीआई सिस्टम को आराम देंगे, तो हीलिंग होगी. इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है भारत में कि हम लोग को एवरी 7 डेज, एवरी 15 डेज, जैसे एकादशी है, फास्टिंग होती है, बिकॉज दैट इज द टाइम ऑफ हीलिंग, रेस्ट में हीलिंग होती है. अब इसकी बॉडी में कोई हीलिंग हो ही नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और पे और स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता जा रहा है. नाउ ऐसे ये डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर इसको हॉर्मोन्स पे डाल देते हैं, हॉर्मोन्स से इसकी बाकी चीजें ठीक हो जाती है. अब ये जैसे जैसे बड़ी होती है, कॉलेज में आती है, तो इस अपीयरेंस के लिए, स्पेशली टू लुक थिन, शी स्टार्ट्स गोइंग टू द जिम. Now, I'm not saying gym is bad, but gym will help you externally much more than working internally. Now, she becomes thin externally. Now, there is a term TOFI.
thin inside, thin outside, fat inside. This is toffee. अब ये दिखने में ये पतली लग रही है, लेकिन अंदर के हॉर्मोन्स कुछ भी ठीक नहीं हुए, वो सिर्फ मेडिकेशन से ही ठीक हो रहे थे. नाउ मेडिकेशन से जैसे तैसे ही चल रही है, इसने अपना करियर भी बना लिया है, शी इज बिकम गुड इनफ, शी इज बिकम 28 with the help of some treatments, kuch exercise, something she's become 28 years of age. Now she thinks that she should get married. Now this marriageable age has already so many factors with it, and on the top of that, this girl also had started to smoke and take occasionally alcohol. तो और सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसकी थी ही, क्योंकि जो इसका जॉब है उसमें कंप्यूटर बेस्ड जॉब था, तो ये बैठे रहने का काम है, एंड वन मोर थिंग, शी वाज नॉट वर्किंग इन हर होम टाउन. तो आउटसाइड ईटिंग तो वैसे भी बढ़ गई, हॉस्टल में रह रही थी, हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं था, तो आउटसाइड ईटिंग होने लगी. अब सोचिए, सो मच ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी, ओबेसिटी है, इरेग्युलर पीरियड्स है, हॉर्मोन्स इतने गड़बड़ हैं, इंसुलिन ठीक काम नहीं कर रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, एंड्रोजन्स बॉडी में ज्यादा हैं, इतने मेडिकेशंस अब पहले से ही टीनेज से ही लिए गए हैं, और एज तो है ही. अब इसकी शादी हो जाती है 29-30 पे. नाउ शी वांट्स टू एंजॉय हर मैरिज. she's just got married. And one more thing I want to tell you, अगर ये 30 के पहले, if she has not been sexually active before her marriage, then her tissues are not ready to accept it. The vaginal tissues are not ready to relax. This is one thing which is not very talked about, but because we are a group of girls, I have to share this with you. कि क्या होता है, उसके लिए intercourse is a challenge. Intercourse is very very painful. Now इसको बोलते हैं, क्यों पेनफुल है, इसके और रीजंस तो हैं ही, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज वैजिनिस्मस. मसल्स आर टाइट. अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज अनदर एस्पेक्ट, अगर ये एक्टिव नहीं है देन दिस हैपेंस. अगर ये एक्टिव है तो जरूरी नहीं है कि जिस पार्टनर के साथ ये एक्टिव है वही पार्टनर इसका कंटिन्यू रहे. तो इसको एक्सपोजर है मल्टीपल पार्टनर्स से. मल्टीपल पार्टनर्स एक्सपोज करते हैं आपको अलग अलग वायरसेस से, जिसमें से एक कॉमन वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि आपने कभी सुना हो तो सर्वाइकल कैंसर तक कराता है. वॉट्स कराएगा, सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, वजाइनल कैंसर, ये सब कुछ ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कराता है. इसी के लिए आजकल सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन 9 से लेके 14 की एज में या एट मैक्स 26 की एज में रिकमेंडेड है. इसके 3 डोजेस होते हैं, 0, 2 एंड 6 मंथ्स पे. इस पहले इसका सिर्फ बाहर का ही एक वेरिएंट था जो कि 9,000 की वैक्सीन आती थी, बट नाउ वी हैव इंडियन वेरिएंट्स आल्सो व्हिच आर वेरी अफोर्डेबल. ऑल ऑफ यू मस्ट गेट इट डन, ऑल्दो वी आर ऑल more than that age group, लेकिन 26 तक ये लगता है if you're not sexually active before 26. Now let's leave that part. Now this girl got married at 30. अब she's not thinking about her family planning, because the first step of family planning, intercourse, is all not happening comfortably. उसके लिए भी she again has to visit a doctor. डॉक्टर ने कुछ जेलीज प्रिस्क्राइब करे, कुछ लूजनिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब किए. नाउ वन स्टेप इज डन. Now she thinks about her family. See, she starts to think about expanding her family at after 2 years of maybe 2 years of marriage. तो 32 पे इसने सोचना शुरू किया. फिर ये अपने हर फैमिली में वर्कआउट कर, मतलब मैकेनिक्स देखती है, अपने काम के मैकेनिक्स देखती है. सोचने में थोड़ा थोड़ा 1 साल निकल जाता है. शी इज 33. Now at 33, with so much of factors affecting her fertility, she starts to plan. Now इनफर्टिलिटी को हम कब लेबल कर, किसी को इनफर्टाइल कब लेबल किया जाता है, जब 1 ईयर का ट्राई वो दे. 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है, उसको बोलते हैं. लेकिन शी वाज इन सच अ हरी. इसने सोचा बिकॉज आई स्टार्टेड लेट सो नाउ आई मस्ट गेट द रिजल्ट अर्ली. दिस इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस. द अर्ली यू अवेट द रिजल्ट, द लेट यू गेट इट.
तो ये सोच रही है कि मैंने लेट स्टार्ट किया तो मुझे तो फटाफट मिलना चाहिए, जो कि इसकी इनफर्टिलिटी को एक्चुअली प्रमोट ही कर रहे हैं बजाय हेल्प करने के। अब क्या हुआ कि इस एज में ना तो एग की क्वालिटी अच्छी बची, ना एग का नंबर अच्छा बचा, और हॉर्मोन्स तो इतने प्रॉब्लमैटिक थे ही। सो फॉर अ बेसिक प्रोसीजर लाइक conceiving, she has to go to a doctor. Now the doctor tells her that whatever you've been doing, you must correct it. But she is in hurry. She says कि मैम अब तो आप मुझे जैसे तैसे दवाई दे दो, जस्ट ट्रीट इट, बिकॉज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की कोई बात ही नहीं हो रही है, शी इज जस्ट इनटू द ट्रीटमेंट। तो वो मेडिसिन से, कुछ प्रोसीजर से वो ठीक होती है। नाउ नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि क्यों इतने आईवीएफ सेंटर्स बढ़ रहे हैं? कितने आईवीएफ सेंटर्स आजकल हो गए हैं? एवरी सिटी हैज टेंस एंड hundreds of IVF centers now. नाउ शी कंसीव्स, लेकिन इसने कंसीव जब किया है तो वो भी बहुत मुश्किल से किया है। इट बिकम्स वेरी प्रेशियस, इतनी प्रीशियस प्रेगनेंसी इन सच अ hormonal milieu with so much of stress in the body, she is now at an increased risk of abortions. इसको टाइम टू टाइम ब्लीडिंग होती है, सो नाउ शी इज advised bed rest. Also, she is at an increased risk of the baby is at an increased risk of chromosomal anomalies. मतलब healthy baby होने के चांस कम होके unhealthy baby होने के चांस ज्यादा हैं। इसके लिए इसको बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, बहुत सारे सोनोग्राफीज, बहुत सारे ब्लड टेस्ट, बहुत सारी दवाइयां। तो इसके लिए प्रेगनेंसी की जर्नी क्या बन गई है? डॉक्टर के जाना। जो प्रेगनेंसी की जर्नी एक हैप्पीनेस का फेज होता है, which is hardly a disease. It's pregnancy is not a disease, it's a physiological process. जैसे डाइजेशन है, जैसे रेस्पिरेशन है, वैसे रिप्रोडक्शन है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसके लिए ये क्या बन गई है? बीमारी। क्योंकि एज भी इतनी ज्यादा थी, बॉडी में फ्री रेडिकल इंक्रीज इतने हो गए, इसको अब मैंने आपको बताया अबॉर्शन की रिस्क, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी की रिस्क, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हर चीज की रिस्क बढ़ गई है, प्लस अब ये रेस्ट भी कर रही है। नाउ जैसे तैसे शी completes her 9 months with the help of doctors and medicines and tests. Now she lands up in cesarean. Now do we understand who is to blame for increased cesarean rates? Are the doctors to blame? No. Partially, maybe partially. लेकिन हमारी ये जो एक्टिविटीज हैं, जो which is not cesarean is not decided in 9 months, it is actually decided long back. What we've been doing throughout our life, पहले से हम क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारी मदर ने क्या किया होगा जब हम उनके गर्भ में थे, वो काफी चीजें डिफाइन करता है। नाउ शी डिलीवर्स अ गर्ल चाइल्ड. Now this girl child goes through that the same cycle again. Is this mother who is delivering a girl child again has a tough postpartum period also. इसको फीडिंग प्रॉपर स्टैब्लिश नहीं हो पाती है, इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, विच इज वेरी नेचुरल, इट इज हार्मोनल, बट बिकॉज ऑफ सर्टन एज फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स ये सब कुछ इनहैंस्ड है। थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये परेशानियां, पोस्टपार्टम डिफिकल्टीज होना नॉर्मल है, मगर पर इसमें सारी प्रॉब्लम्स इनहैंस्ड आती है। Now, the question is that how do we reverse this? ये सब प्रॉब्लम आ गई, अब क्या किया जा सकता है कि ये जो बच्ची अब हुई है, take it as a third generation, क्योंकि this girl is maybe consider it as our generation, our mother has delivered us, and now do we want to deliver a girl who will go through everything that we have gone through? No, we don't want that, because ये जब हम लोग की एज की गर्ल्स का मीनोपॉज आएगा तो वो भी डिफिकल्टी होने वाला है। मीनोपॉज इज ऑल्सो नॉट एन इशू, ये कोई बीमारी नहीं है, एवरी फीमेल हैज टू अंडरगो दिस मीनोपॉज। लेकिन इसमें भी ज्यादा मूड स्विंग्स होना, कुछ चीजें इसलिए भी होती है क्योंकि वी आर टॉकिंग टू मच अबाउट इट, टू मच ऑफ मूड स्विंग्स, टू मच ऑफ हॉट फ्लैशेस, जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स,
और मेनोपॉज के बाद में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, इन सब की रिस्क भी बढ़ जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होती है बोन हेल्थ, यानी उनकी बोन्स आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। बोन्स में कैल्शियम कम रहता है, उनको फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये मीनोपॉज की प्रॉब्लम है। समय पे आए तो ये प्रॉब्लम्स बॉडी इजीली अडेप्ट कर लेती है, लेकिन आजकल मीनोपॉज भी जल्दी हो रहा है क्योंकि हम प्रॉपर उस सेटअप में है ही नहीं। डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज की कमी है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि दे आर नॉट लेटिंग एनीथिंग हैपन प्रॉपरली। अब हम क्या कर सकते हैं, विच इज रियल माई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब हमने जब कंसीव कर लिया, यानी आवर एज हैज कंसीव्ड, सो व्हाट कैन वी डू नाउ? वी कैन डू गर्भोधान संस्कार। व्हाट वी कैन डू कि जब हम कंसीव कर रहे हैं तब हम ये सारे प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। ह्यूमन अडेप्टेशन इज टू दैट एक्सटेंट कि अफ्रीकन्स भी गोरे बच्चे पैदा कर सकते हैं। इतना इतना इंपॉर्टेंट और इतना पावरफुल होता है गर्भ संस्कार। तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं जो हमें रिवर्स करनी है। गर्भोदान संस्कार क्या होता है? इट इज लाइक इनवाइटिंग अ डिवाइन सोल टू आवर बॉडी। दिस बिगिंस 3 months प्रायर टू व्हाट हम जब सोचते हैं कंसीव करने का, उसके 3 महीने पहले से ये शुरू होता है। इसमें क्या करना होता है? हमें हमारी बॉडी की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हर तरह की क्लीनिंग करनी होती है। ये कैसे किया जा सकता है कि सबसे पहले हमें इसकी फिजिकल लेवल पे क्लीनिंग करनी होती है। फिजिकल लेवल पे क्लीनिंग होती है पंच पंचकर्मा। पंचकर्मा में क्या होता है कि बॉडी के सेल्यूलर लेवल पे क्लीनिंग होती है। जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी ने ओवर द इयर्स अक्यूमुलेट कर लिए हैं वो सारे क्लीन कर देते हैं। और ये सबसे इफेक्टिव किस पे होता है? जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं बॉडी में, जो सबसे फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं वो होते हैं या तो हमारी इंटेस्टाइन की एपिथेलियम, यानी हमारे जो खाना खाने की जो नली है वो वाली एपिथेलियम, या हमारे गेमीट्स। गेमीट्स यानी एग्स एंड स्पर्म्स। तो इसका सबसे अच्छा एक्शन ही एक्चुअली इस पे है। दिस इज वाई इट इज रिकमेंडेड फॉर एवरी वन नाउ। अब हम ये नहीं कहते कि किसी को पहले इनफर्टिलिटी डायग्नोज हो तो वो ये सब कराए। पहले से ही रूटीनली अगर सब लोग एक पंचकर्मा के बाद में कंसीव करते हैं तो द चांसेस ऑफ फर्टिलिटी आर वेरी मच enhanced. Not only the chances but also the quality. You will take less time and the result will be much better. Now, गर्भोधान के बाद में होता है गर्भ संस्कार। दिस इज व्हाट इज द आइडियल थिंग। इसमें क्या होता है? 9 महीने में हमें क्या दवाइयां खानी है और क्या टेस्ट कराने हैं ये डॉक्टर के पास छोड़ के हमें क्या सोचना है, क्या खाना है और क्या संस्कार देने हैं, ये हमारा फोकस रहता है। 9 महीने में हर मंथ का एक ड्रेस होता है, यानी एक कलर होता है। हर मंथ की एक ज्वेलरी होती है। हर मंथ का एक मंत्र होता है, एक राग होती है। It is such an important science. This is not like that age old things that grandmothers tell us, but it is actually a science. तो ये अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम पेरेंटिंग भी उसी हिसाब से करेंगे, सो वी कैन रिवर्स ऑल द बैड दैट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स। All the bad, I'm not talking about the social bad that is happening, but about the physical level पे what is wrong that has been happened, उसको हमें ठीक करने का एक चांस देता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि अब थोड़ी वो इन्वायरमेंट है, अब अपन क्या करें, फोन ना देखे तो। अब हमारा काम ही ऐसा है कि हमें, बिकॉज फीमेल्स आर वर्किंग, आई एम माई सेल्फ अ वर्किंग वुमन, तो ये एक नॉर्मल चीज है। अब हम थोड़ी वो काम छोड़ सकते हैं। वी कैन नॉट लेट आवर ड्रीम्स गो। नो, वी कैन नॉट डू दैट। नाउ यू टेक एग्जांपल ऑफ जीजाबाई। वो जिस टाइम पे रह रही थी तब मुगल्स कर रहे थे रूल, लेकिन तो भी उन्होंने उसका अलग सोच के शिवाजी जैसा बच्चा इस धरती पे लाया ना। तो हम भी कुछ अलग कर सकते हैं। दुनिया में जो चल रहा है चलने दे, पर जो एक मदर की विल पावर होती है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको मेरा एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी डॉटर इज नॉट इवन 6 months।
and I had started working when she was 1.5 months, and I have not given her anything on as top feed. I'm still feeding her because this is not just my willpower, but this is my पॉजिटिव थिंकिंग कि मेरी डॉटर पूरी तरह कोऑपरेट करती है. किसी दिन अगर मैं हॉस्पिटल से लेट आती हूँ तो वो लेट तक सोती है, और किसी दिन मैं जल्दी आती हूँ तो वो जल्दी उठती है. आई हैव सीन दिस माई सेल्फ. आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट ये सच मैंने देखा है. एज इफ शी हैज कुछ कनेक्शन है मुझसे, कि उसे पता है कि कब मैं आऊंगी और तब वो उठती है. This is a very, very powerful thing, Garbha Sanskar. I would like all of you, because you all are going to, some of you might have delivered, but most of you are you will deliver in the future. So I must tell you कि आप इस गर्भ संस्कार को embrace करें and begin it before you conceive. Okay? Now, I think I'll rest my words, and I'm open to questions now.